तो चलिए आज की सामग्री को खोलकर देखते हैं। हमारे पास नवंबर 2025 की घटनाओं का एक पूरा ब्यौरा है। हाँ। और जब हमने इन सभी अलग-अलग खबरों को एक साथ रखा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर खेल और सामाजिक बदलाव तक, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आई। बिल्कुल। ये तस्वीर है एक ऐसे देश की जो विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ वो वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ बुनियादी पैमानों पर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सही। आज की हमारी बातचीत इसी जटिल और क्या कहते हैं गतिशील भारत की कहानी को समझने की कोशिश करेगी, जो इन स्रोतों से निकलकर आ रही हैं। तो इसी विरोधाभास से शुरुआत करते हैं। वैश्विक मंच पर भारत की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखीं। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने 100 में से 40 के स्कोर के साथ एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश होने का अपना स्थान बनाए रखा है। मतलब चीन और अमेरिका के ठीक बाद। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, ये दिखाता है कि भू राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव के मामले में भारत एक मजबूत खिलाड़ी बना हुआ है। लेकिन यहीं पहला विरोधाभास सामने आता है। अच्छा। इसी महीने आई WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में भारत 143 देशों में 86वें स्थान पर रहा। 86 में? हाँ, जो पिछले साल से 6 पायदान नीचे है। 6 पायदान नीचे। ये गिरावट तो काफी ज्यादा है। तो क्या ये इंडेक्स सिर्फ अदालती मामलों के बारे में है या इसका दायरा और भी बड़ा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है। ओके। ये इंडेक्स 8 मुख्य कारकों को देखता है, जैसे सरकार पर शक्तियों का अंकुश, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, मौलिक अधिकार और न्याय तक पहुंच। तो गिरावट कहाँ हुई? इन स्रोतों के अनुसार भारत की रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण सरकारी शक्तियों पर अंकुश और मौलिक अधिकारों से जुड़े पैमानों पर प्रदर्शन का कमजोर होना है। तो एक तरफ ताकत बढ़ रही है, दूसरी तरफ शासन के आंतरिक पैमानों पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। समझ गई। तो एक तरफ हार्ड पावर है और दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर और कूटनीति की कोशिशें भी चल रही हैं, जैसे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोड़खम बॉर्डर का फिर से खोला जाना। हाँ, अफगान शरणार्थियों की आवाजाही के लिए। हाँ। और ये एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन हमें इसके पीछे की रणनीति को भी देखना होगा। उस क्षेत्र में जहां तनाव हमेशा बना रहता है, इस तरह के मानवीय गलियारे बनाना स्थिरता के लिए जरूरी है। और भारत भी तो ऐसा ही कुछ कर रहा है। हाँ, भारत भी अपने पड़ोसियों के साथ इसी तरह की कूटनीति अपना रहा है। श्रीलंका में चक्रवात टिटवा के बाद ऑपरेशन सागर बंधु चलाना या अफगानिस्तान को डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए 16 टन दवाइयां भेजना, ये सब भारत की पड़ोसी पहले नीति का हिस्सा है। और प्रोजेक्ट चीता भी तो है। बोत्सवाना से 8 और चीते लाए गए। ये भी एक तरह की डिप्लोमेसी ही है ना? बिल्कुल, ये इकोलॉजिकल डिप्लोमेसी है। लेकिन ये भी विवादों से परे नहीं है। अच्छा। ये दुनिया में पहली बार है कि इतने बड़े मांसाहारी जानवरों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में बसाया जा रहा है। ये एक बड़ा और साहसिक प्रयोग है, पर कुछ विशेषज्ञ इसकी दीर्घकालिक सफलता पर सवाल भी उठाते हैं कि क्या ये चीते नए माहौल में सच में पनप पाएंगे? क्या हम उनके लिए एक सुरक्षित इकोसिस्टम बना पाए हैं? बिल्कुल, यही सवाल। तो ये एक और उदाहरण है जहां एक बड़ी पहल के साथ बड़े सवाल भी जुड़े हुए हैं। यहाँ से चलिए कला और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी विरासत और आधुनिकता का एक दिलचस्प मेल देखने को मिला। यूनेस्को ने लखनऊ को पाक कला का रचनात्मक शहर यानी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी पहचान है। ये सिर्फ तुंडे कबाब या बिरयानी के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? यूनेस्को का ह्युदेतवर्क, जो अब 100 से ज्यादा देशों के 400 से ज्यादा शहरों में फैला है, संस्कृति को शहरी विकास का एक जरूरी हिस्सा मानता है। इस दर्जे का मतलब है कि लखनऊ को अपनी खाद्य परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक वैश्विक मंच मिलेगा। लेकिन जब हम किसी चीज को वैश्विक मंच पर रखते हैं, तो क्या उसके असल रूप के खो जाने का खतरा नहीं होता? मतलब क्या इससे लखनऊ का खाना सिर्फ एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा? ये एक वाजिब चिंता है। चुनौती यही है कि कैसे इस वैश्विक पहचान का फायदा उठाकर स्थानीय कारीगरों और परंपराओं को मजबूत किया जाए, ना कि उन्हें बड़े ब्रांड्स के नीचे दबा दिया जाए। तो ये संतुलन बनाना ही असली काम होगा। बिल्कुल।
और संस्कृति की दुनिया में एक युग का अंत भी हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार रामदरस मिश्र का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उनकी 150 से ज्यादा किताबें एक बहुत बड़ी विरासत हैं। हाँ, और इसी के साथ साहित्य की दुनिया में एक नई पहचान भी बनी। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड ज़ेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार मिला। अच्छा, तो एक तरफ हम अपनी साहित्यिक जड़ों को याद कर रहे हैं और दूसरी तरफ वैश्विक साहित्य की नई दिशाओं को भी देख रहे हैं। सिनेमा में भी यही दिखा। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में कृति सेनन और कार्तिक आर्यन जैसे मुख्य धारा के कलाकारों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, जो दिखाता है कि लोकप्रिय सिनेमा की पकड़ मजबूत बनी हुई है। और इसी महीने एक और ऐतिहासिक बात हुई। वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम गीत ने अपने 150 साल पूरे कर लिए। 1875 में पहली बार प्रकाशित हुआ और 1950 में राष्ट्रीय गीत बना। यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि समय के साथ बदलते भारत की भावनाओं का प्रतीक रहा है। अब बात करते हैं खेल की, जहां इस महीने भारत के लिए जश्न के कई मौके आए। सबसे बड़ी खबर तो महिला क्रिकेट से आई। हाँ, बिल्कुल। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जीत लिया। ये एक ऐतिहासिक जीत है। सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर है। शिफाली वर्मा का प्लेयर ऑफ द मैच बनना और दीप्ति शर्मा का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाना कमाल था। ये दिखाता है कि हमारी टीम में कितनी गहराई और प्रतिभा है। मुझे लगता है कि इस जीत का असर आने वाली पीढ़ी की लड़कियों पर बहुत गहरा पड़ेगा। एक तरफ ये ऐतिहासिक जीत थी, तो दूसरी तरफ एक शानदार करियर का अंत। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया। और क्या शानदार करियर रहा है। 43 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनना मजाक नहीं है। सच में बोपन्ना की विदाई एक युग का अंत है, लेकिन साथ ही एक नया सितारा भी चमका। तमिलनाडु के 16 साल के इलमपर्थी AR भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 90वें? ये संख्या ही अपने आप में कहानी कहती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत और खासकर तमिलनाडु शतरंज की एक फैक्ट्री बन चुका है। ये विश्वनाथन आनंद की विरासत है, जो जमीनी स्तर पर काम कर रही है। और कबड्डी को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, दबंग दिल्ली केसी ने पुनेरी पल्टन को हराकर प्रो कबड्डी लीग जीती। ये लीग इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक पारंपरिक मिट्टी से जुड़े खेल को ग्लैमर और व्यावसायिक सफलता के साथ जोड़कर फिर से जिंदा किया जा सकता है। तो खेल में जीत, संस्कृति में सम्मान। लेकिन अब भविष्य की बात करते हैं, जहां एक बार फिर वही विरोधाभास नजर आता है। तकनीक और पर्यावरण वाला। हाँ, तकनीक में आगे बढ़ने की होड़ और पर्यावरण की चिंता। भारत की पहली इलेक्ट्रिक सैन्य वाहन वीर को लॉन्च किया गया है। ये रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। जरा सोचिए, एक ऐसा सैन्य वाहन जो लगभग कोई आवाज नहीं करता, जिसका थर्मल सिग्नेचर बहुत कम हो। तो ये युद्ध के मैदान में एक बड़ा फायदा दे सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ इसरो ने 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की है। ये भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक 2023-24 में दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भारत में दर्ज की गई। और यही आज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम इलेक्ट्रिक वाहनों और अंतरिक्ष मिशनों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे विकास की रफ्तार पर्यावरण पर भारी पड़ रही है। ये उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट असल में बताती क्या है? ये उस अंतर को मापती है कि देशों ने उत्सर्जन कम करने के क्या वादे किए हैं और असल में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कितनी कटौती की जरूरत है। और ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत का ये अंतर बढ़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ यूरोपीय संघ ने 2040 तक उत्सर्जन में 90% की कमी करने का लक्ष्य रखा है। हाँ, और ये विकसित और विकासशील दुनिया के बीच की खाई को दिखाता है। भारत जैसे देश के सामने दोहरी चुनौती है, अपनी विशाल आबादी को गरीबी से बाहर निकालना और साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी करना। ये संतुलन बनाना आसान नहीं है। और प्रकृति हमें लगातार याद दिला रही है कि वो कितनी शक्तिशाली है। जापान, इंडोनेशिया से लेकर इथियोपिया तक इस महीने कई ज्वालामुखी सक्रिय रहे। इथियोपिया का हेलिगुब्बी ज्वालामुखी तो लगभग 10,000 सालों में पहली बार फटा है। तो इन वैश्विक मुद्दों से हटकर अगर देश के अंदर देखें तो यहाँ भी कुछ बहुत अहम और प्रगतिशील बदलाव हुए।
कर्नाटक सरकारी और निजी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए हर महीने 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी कदम है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि ये कार्यस्थल पर महिलाओं के स्वास्थ्य को एक सामान्य और महत्वपूर्ण मुद्दा मानने की दिशा में एक सांकेतिक बदलाव है। इससे एक ज्यादा समावेशी और बराबरी का माहौल बनाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। सामाजिक सुधार की दिशा में एक और कदम असम से आया, जहां मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पारित कर दिया। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और विवाह संस्था को आधुनिक कानूनी ढांचे के अनुरूप बनाना है। इसके साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय का एक फैसला भी बहुत चर्चा में रहा, क्रिप्टो करेंसी वाला। हाँ, जिसने क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या है? क्या अब ये लीगल टेंडर हो गया? नहीं, लीगल टेंडर नहीं। अदालत ने साफ किया कि ये ना तो कोई ठोस चीज है और ना ही रुपया पैसा जैसी पारंपरिक मुद्रा, लेकिन ये एक ऐसी अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट, जिसका मालिकाना हक हो सकता है, जिसे खरीदा बेचा जा सकता है। अच्छा। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में क्रिप्टो के नियमन के लिए एक कानूनी आधार तैयार करता है। अब इसे सिर्फ हवाई चीज नहीं कहा जा सकता, ये कानूनी तौर पर एक संपत्ति है। और अंत में शहरों की बात। यहां भी विरोधाभास साफ दिखा। टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स ने मुंबई को 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर बताया। हाँ, लेकिन इन सर्वे पर हमेशा एक सवाल उठता है, खुशहाल किसके लिए? ये इंडेक्स अक्सर शहर के खान पान, नाइट लाइफ और सांस्कृतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो शायद लाखों आम निवासियों की असलियत को न दर्शाता हो। बिल्कुल, जो लोकल ट्रेन की भीड़ और महंगे घरों की चुनौतियों से जूझते हैं। और इसका दूसरा पहलू स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट में दिखा, जिसने मदुरै को भारत का सबसे गंदा शहर बताया। एक तरफ मुंबई की चमक है, तो दूसरी तरफ मदुरै जैसी जगहों पर स्वच्छता की गंभीर चुनौती। बिल्कुल। तो अगर हम नवंबर 2025 को समेटें, तो ये एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जो एक ही समय में कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। वो वैश्विक ताकत बन रहा है, खेल में इतिहास रच रहा है, प्रगतिशील सामाजिक कानून बना रहा है, लेकिन साथ ही शासन, पर्यावरण और शहरी असमानता जैसी गहरी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। सही कहा। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं, जो इस पूरे महीने के विरोधाभास को शायद सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। इसी महीने लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में से एक के रूप में नामित किया। दुनिया उन्हें एक जलवायु नायक के रूप में पहचान रही है। और ठीक इसी समय भारत में उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई की गई और वे जेल में हैं। एक ही व्यक्ति एक ही समय में वैश्विक मंच पर एक हीरो और अपने ही देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। ये विरोधाभास हमें नवाचार, सक्रियता और राष्ट्रीय हित की परिभाषाओं के बीच की जटिल खींचतान पर सोचने के लिए मजबूर करता है।